प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी विषय के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर। और इसके अंतर्गत सारे कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास करें कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण से मिलकर बना है। क्या बना है? न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश जो है एक कण से मिलकर बना है, यानी कण कण से मिलकर जो है प्रकाश का निर्माण होता है, जिन्हें हम कणिका कहते हैं। कण से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिनके लिए 1921 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये दे देगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की किसने? तो आइंस्टीन साहब ने। यानी क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया? तो सिंपल सी आपका जवाब होना चाहिए आइंस्टीन साहब ने। उसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1921 ईस्वी में। अब कह रहे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया गया। कौन सा गुण को सिद्ध किया गया? कण गुण को सिद्ध किया गया। हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है? एक तरंग है। तो प्रकाश क्या है? कण से मिलकर बना है। प्रकाश किससे मिलकर बना है? कण से मिलकर बना है। और हाइजन कहते हैं कि प्रकाश जो है एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित भी कर दिया। किसने साबित कर दिया? तो यंग ने। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक जो विचारधारा है हमारे, आधुनिक विचारधारा क्या कह रहा है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है हमारा प्रकाश क्या है? एक तरंग भी है और एक कण भी है। यानी प्रकाश एक तरंग है और एक कण है। रोमर ने 1676 ईस्वी में, कब? 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाया। तो निर्वात में प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया? तो रोमर साहब ने लगाया। कब लगाया? तो 1676 ईस्वी में। निर्वात में प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे आपका क्वेश्चन है कि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, इसलिए दर्पण पर चांदी का कलई किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, परावर्तक का मतलब क्या हुआ? परावर्तक का मतलब हुआ जैसे हम कोई भी टॉर्च किसी भी प्रकाश पर यानी किसी भी वस्तु पर जलाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? प्रकाश जो सबसे ज्यादा परावर्तित कर देता है यानी वापस लौटा देता है, उसी को कहा जाता है परावर्तक। यानी चांदी जो है सबसे ज्यादा प्रकाश को क्या कर देता है? वापस भेज देता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे जो आपके घर में दर्पण रहता है, दर्पण के जब आप पीछे में देखेंगे तो पीछे में आपको दिखाई देगा कि लेप चढ़ा रहता है। यदि लेप हम नहीं चढ़ाएंगे तो ये दर्पण के पार जो है प्रकाश चले जाएंगे, यानी आर पार हो जाएंगे, प्रकाश परावर्तित होगा ही नहीं। तो जब परावर्तित नहीं होगा तो क्या हम अपना चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इसीलिए एक साइड क्या किया जाता है? लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि हम इसको आसानी से क्या करें? अपने चेहरा ऐसे देख सकते हैं। समझ में आ गया? चांदी का जो लेप चढ़ाया जाता है, कलई किया जाता है, ये किस चीज से बना रहता है? यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट रहता है इसमें। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो सबसे पहली बात होना चाहिए, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु क्या करता है? परावर्तित कर देती है।
और यह परावर्तित किरण जब हमारी कहाँ पहुंचता है, आंख के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, आंख के द्वारा ग्रहण किया जाता है, यह परावर्तन वस्तु को आंख के द्वारा देखने योग्य बनाता है। यानी कुल मिला के इसमें ऐसा समझिए, यदि मान के चलिए हम मान लीजिए कि इस पेन को हम क्या करते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं ये पेन है, इसी पेन की सहायता से आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं। यानी इस पेन को यदि हम देखते हैं तो इसको मतलब है कि तब हम देख पाते हैं जब इस पर प्रकाश पड़ता है, और ये प्रकाश कहाँ जाती है, हमारे आंखों तक जाती है, और आंख क्या करते हैं, इसको ग्रहण करने के बाद जो है और परावर्तन वस्तुओं को आंखों के द्वारा देखने योग्य बना। यानी कि ये वस्तु को प्रकाश जब पड़ता है तो डायरेक्ट ये प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, और आंख क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क तक पहुंचाने के बाद तब हमको आभास होता है, यानी हमको बताता है कि भाई ये क्या है, एक पेन है। समझ में आ गया। तो कोई भी वस्तु तब हम देख पाते हैं जब हम इस वस्तु पर प्रकाश जाती है, और ये प्रकाश जब परावर्तन होके हमारे आंख तक यदि पहुंच जाती है तो हम इस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तब आपको कोई कहेंगे कि क्या कोई वस्तु को देखने के लिए कोई सीमा भी है, क्या न्यूनतम सीमा भी है, क्या अधिकतम सीमा भी है? तो जी हाँ, न्यूनतम और अधिकतम दोनों सीमा होती है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों सीमा होती है। अब ये दोनों सीमा क्या क्या है, तो दोनों सीमा जो है आपको सबसे पहली बात ये समझना है कि न्यूनतम सीमा जो होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम। यानी हम अपने आंख के करीब, पूरा करीब जब हम देखेंगे तो हमको 25 सेंटीमीटर की दूरी, कम से कम दूरी पर रखना पड़ेगा वस्तु को। यदि इससे कम दूरी पर यदि हम वस्तु को रख देते हैं तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और यदि कोई आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम दूरी कितना है, तो अधिकतम दूरी होता है आपको अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है। यानी किसी भी वस्तु को हम इतना दूरी पर हम देख पाते हैं जो अनंत दूरी है। यानी हम इसको दूरी को सीमा नहीं डाल सकते, बहुत अनंत दूरी तक हम वस्तु को देख लेते हैं। समझ गए। तो न्यूनतम सीमा जो हुआ वो कम से कम 25, और अधिकतम सीमा कितना, तो अनंत। अब हमारे पास है कि प्रकाश की किरण, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं सरल रेखा होता है, और प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को प्रकाश की किरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है, यदि आप प्रकाश पड़ रहा है, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, तो जब ये प्रकाश जा रही है तो ये प्रकाश जो जाती है कैसा गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गमन नहीं प्रकाश करती है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बाद जो है किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश, यानी जाती है, तो ये जाने वाले किरण को ही जो है प्रकाश किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है। और प्रकाश किरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। यानी इस किरणों के जो समूह बनाया जाता है, क्योंकि कोई एक किरण तो नहीं जाती है, बहुत सारे किरण जाती है। तो बहुत सारे किरण जब जाती है तो ये किरणों के जो समूह होता है उस समूह को जो है किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। और यही किरण पुंज हमारा 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला किरण पुंज होता है आपको, पहला किरण पुंज होता है अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज हम उसको कहेंगे, जैसे मान के चलिए कि कोई, जैसे मान लीजिए कि अभिसारी किरण पुंज इस तरह के दर्शाते हैं। जैसे आपके स्कूल में, क्या मान के चलिए कि स्कूल आपको 9 बजे से है, कितने बजे से है,
9 बजे से। तो सबका घर क्या है, अलग अलग डिस्टेंस में, अलग अलग दूरी पर है। और जब ये बजता है तो क्या होता है, सब अपने घर से चल के धीरे 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 कहाँ जाते हैं, अपने क्लास में पहुंच जाते हैं। यानी अपने साथियों को क्या होता है, दूरी धीरे 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 घटते चला जाता है। तो जब एक दूसरे के किरण के बीच की दूरी घटते चले जाए, घटते चले जाए, घटते चले जाए, जब एक साथ मिल जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज को कुछ इस तरह से हम दर्शाएंगे। देख रहा है यहां से क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। 5 गो किरण है और ये 5 गो किरण क्या कर रहा है, जा रहा है स्कूल की तरफ, और स्कूल की तरफ बढ़ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये जाके एक बिंदु यानी ओ पे जाके मिल जाती है। तो इसी को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। यानी जाते 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 यानी दूरी, दोनों किरणों के बीच की दूरी घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और एक जगह जाके क्या होगा, मिल जाएगा। तो अगला है अपसारी किरण पुंज। कौन सा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज इसका ठीक उल्टा। जैसे स्कूल में आपको छुट्टी होती है तो क्या होता है, सब अपने बैग लेते हैं बच्चे, और लेने के बाद सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और घर की तरफ जब रवाना होता है तो आपको पता है धीरे 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 गप करते 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 दूरी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और सब अपने घर के पास चला जाएगा। यानी वो फिर किरण, जैसे छुट्टी होता है, मान लीजिए ये स्कूल है और ये क्या हुआ, घर के तरफ रवाना हो गया, घर के तरफ रवाना हो गया। और घर के तरफ जब रवाना हो जाता है तो दूरी बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, और कभी नहीं मिलता है ना। तो जब ये दूरी क्या हो, बढ़ते चले जाए एक किरण दूसरे किरण के बीच, तब इसी को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज। और इसी को कहेंगे जब हम समांतर किरण पुंज के रूप में। तीसरा जो हमारा है किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। कौन सा, समांतर। समांतर का मतलब होता है, कोई कहते हैं कि बाबूरे तू विद्वान है तो हम नहीं है, यानी एक दूसरे के हमेशा समांतर में। यानी उसको 5 क्वेश्चन आ रहा था, मुझे भी 5 क्वेश्चन आ रहा है, उसको 10 क्वेश्चन आ रहा था, मुझे भी 10 क्वेश्चन आ रहा है। यानी कभी भी किसी से नीचा नहीं होना, यानी हमेशा एक दूसरे के बराबर। हमेशा क्या, एक दूसरे के बराबर। जब शुरू से लास्ट तक 2 किरणों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। जब शुरू से लास्ट तक यानी शुरू से अंतिम तक 2 किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो उसी को क्या कहा जाता है, समांतर किरण पुंज। आ गया बिल्कुल समझ में। अब यहाँ पर ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युतीय विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि उसको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई आपको कह सकता है क्या विद्युत की संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश क्या है, अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया प्रदान करता है। यानी जैसे यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो मेरे पीछे क्या हो गए, एक अपारदर्शी वस्तु है, इसके छाया प्रदान करेंगे, है ना। अपारदर्शी वस्तु को ठीक जैसे वस्तु रहता है वैसे ही क्या करता है, एक छाया प्रदान करता है। तो छाया कहाँ प्रदान करता है, ठीक वस्तु के पीछे। समझ में आ गया। प्रकाश की चाल आपको बताएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे की तरह जो हम बढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन से मुलाकात होगा। और प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब आपको पहले ही बता दिए थे कि प्रकाश का परावर्तन जो है 2 तरह की वस्तुओं में हो सकता है। पहला पारभासी पदार्थ में भी हो सकता है, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ में भी होगा। तो कोई आपको कहेंगे नहीं
पारभासी में नहीं होता, अपारदर्शी में होता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अपारदर्शी पदार्थ में तो होता है, लेकिन साथ साथ हमको पारभासी पदार्थ में भी जो है क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्यों? क्योंकि पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और एक होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब पूरा तरह से पार कर जाए, प्रकाश क्या हो जाए, पूरी तरह से पार कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और जिससे थोड़ा सा प्रकाश का पार करे, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वापस आ जाए और थोड़ा सा पार करे, तो उसको कहेंगे पारभाषिक। और जिससे प्रकाश पूरा वापस आ जाए उसको कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। इसीलिए हम जो प्रकाश के परावर्तन के नियम जनरली जो हम पढ़ते हैं अपारदर्शी वस्तु में पढ़ते हैं, पारभाषिक में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी पढ़ने वाले हैं कौन सा में, तो अपारदर्शी में का। यहाँ पर क्वेश्चन आया है, यानी कंसेप्ट ये कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की क्या कर देता है, परावर्तित करता है। यानी अधिकांश जो प्रकाश इस पर पड़ती है, अधिकांश प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित, यानी कि वापस लौटा देता है। तो यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन नियम को पढ़ने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होती है। एक होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, ये आगे के फिगर में हम देखने वाले हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी कहाँ होता है, दर्पण के एक ही तल में होते हैं। कहाँ होता है, दर्पण के एक ही तल, यानी एक ही बिंदु पर अवस्थित होता है। दूसरा नियम आपको ये कहता है। चलिए यहाँ पर हम फिगर के साथ समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है कि आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है। ये देखिए, ये जो मान के चलिए ये सूर्य है, समझ गए, ये सूर्य से प्रकाश चल रही है और जो प्रकाश चलती है इसी को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रकाश जा रही है उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण, है ना। सूर्य से प्रकाश आ रही है ना, तो आने वाले किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ा, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन आपतन बिंदु, समझ गए। और ये आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है ये है अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है यही कोण का नाम रखा गया है आपतन कोण। और जितना डिग्री का ये कोण बनेगा, मान के चलिए कि 60 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का परावर्तन कोण भी होगा और ये परावर्तित करेगा, यानी वापस लौटाएगा 60 डिग्री पे। और जब 60 डिग्री पर वापस लौटाएगा तो इसी को कहा जाता है परावर्तित किरण, यानी जो वापस भेज देता है किरण को, वही किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण। तो आपको समझ में आ गया, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दर्पण के क्या होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। कहाँ होता है, दर्पण के तीनों एक ही बिंदु पर। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देनी बात यह है, कह रहे कि प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, या प्रतिच्छेदी होते हुए प्रतीत होती है। तो कम से कम कितना, 2 परावर्तित किरणें, कम से कम कितना, 2 परावर्तित किरणें जो है प्रतिच्छेद होती है, यानी काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। आगे आइए, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से होता है। हमेशा वर्ड यहाँ पर गलत है, प्रायः होगा। क्या होगा, प्रायः, यानी प्रायः हम इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी जो है पारभाषिक पदार्थ में भी जो है प्रकाश परावर्तन होती है, यानी हमेशा नहीं, इसलिए हमेशा वर्ड यहाँ पर सही नहीं होगा। क्या होगा, प्रायः। यहाँ पर लिख लेना है आपको, प्रायः लिखना है।
प्रायः अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, जबकि प्रकाश अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं में होता है। यानी प्रकाश जब हम परावर्तन की बात करेंगे तो ये होगा अपारदर्शी वस्तु में, और जब हम अपवर्तन की बात करें तो ये होता है पारदर्शी वस्तु में। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि अपवर्तन कौन सा वस्तु में होता है, पारदर्शी वस्तु में। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन कौन सी वस्तु में होती है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो है पारदर्शी वस्तु में होता है। पारदर्शी मतलब हुआ कि प्रकाश जिस वस्तु से आर पार चले जाए। समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर कह रहे हैं परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। यानी कहने का मतलब परावर्तन का ये दो नियम जो हम पढ़े, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दर्पण के एक ही बिंदु पर होती है। ये दोनों नियम जो है परावर्तन के जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं, यानी गोलीय दर्पण जितने भी है सभी के परावर्तक से सतह पर ये नियम लागू होता है। समझ में आ गया। और ये जो परावर्तन जो होता है, दो तरह के परावर्तन होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में जो है परावर्तन के नियम फॉलो नहीं करता है, यानी 30 डिग्री का कोण 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अनियमित परावर्तन पर हमको फोकस नहीं करना है। नियमित परावर्तन होता है, यानी जिसमें भी नियमित परावर्तन होगा उसमें परावर्तन के दोनों नियम क्या करेगा, फॉलो होगा, यानी लागू होगा। अब यहाँ पर आपको अगला क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब तो समझ गए कि कम से कम दो किरणें क्या होगा, कटती हुई मालूम होगी या कटती हुई मालूम पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब इसको कहते हैं, वह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होती है, यानी वास्तव में काट देती है। और आभासी प्रतिबिंब हम इसको कहते हैं, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदी यानी काटती हुई प्रतीत होता है, यानी मालूम पड़ती है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। और इसे वास्तविक आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, यानी उल्टा बनता है, और जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। जहां भी आभासी का चर्चा दे देगा वहां पर आपको तुरंत समझ लेना है कि आभासी बना है ना, तो सीधा प्रतिबिंब हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, सीधा। वास्तविक बना है ना, तो इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं दर्पण के प्रकार। किसका प्रकार, दर्पण के प्रकार देखने वाले हैं। दर्पण के प्रकार देखने वाले हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये है अभी समतल दर्पण के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के, कौन कौन सा प्रकार। तो एक होता है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। समझ में आ गया। तभी हम तीनों दर्पण के व्याख्या एक एक करके करने वाले हैं। पहला है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है, आपको समझना यह है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि बराबर नहीं होगा तो बहुत अटपटांग नहीं लगेगा आपको। जैसे आप चेहरा देखते होंगे, जो आप घर में दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण ही है। यदि आपका नाक मान कर चलिए छोटा है और बहुत बड़ा दिखने लगे तो कैसे महसूस होगा। यदि मान लीजिए आपको नाक जो है बहुत छोटा दिखने लगे तब आपको कैसे लगेगा। इसीलिए यहाँ पर हमको क्या किया जाता है, जैसे हमारा चेहरा है वैसे ही हमको स्वरूप दिखता है तो हम अपने चेहरे से संतुष्ट होते हैं। भाई जो मेरा चेहरा, जो प्रकृति बना है वो ठीक ठाक है।
यदि उसमें छोटा दिखने लगे, बड़ा दिखने लगे, तब क्या कहें, अरे ये प्रकृति का दोष नहीं है, ये दोष किसका है, तो ये दर्पण का दोष है। समझ में आ गया। तो इसीलिए जो है जैसा चेहरा वैसा ही दिखता है, कौन सा दर्पण में, तो समतल दर्पण में। और क्या होता है, आभासी एवं सीधा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु के दर्पण के आगे रहता है। मान के चलिए कि ये हमारे दर्पण है, तो ये दर्पण से मान के चलिए इतने दूरी पर यदि हम वस्तु रखे हैं, तो इतने ही दूरी पर हमारा दर्पण में क्या होगा, फिगर दिखाई देगा। समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होते हैं। पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या हुआ, पार्श्व परावर्तित का मतलब हुआ यदि हम आपको दाहिने हाथ से लिख रहे हैं तो दर्पण में आपको पता चलेगा कि बायां हाथ से लिख रहे हैं। ये बायां हाथ आपको जो दिख रहा है दर्पण में, ये दिखाई देगा कि ये हमारा दायां हाथ है। जैसे आप खाना खाते हैं और नहीं आए तो घर में आप अनुभव कीजिएगा, दर्पण सामने में रख लीजिएगा और सामने में दर्पण रखे आप खाना खाइएगा। जैसे खाना खाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम बायां हाथ से खाना खा रहे हैं। तो दायां चीज आपको बायां महसूस होगा और बायां चीज आपको दायां महसूस होगा। पूरा क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया। ये फिगर में भी दिखाया गया है। ये हमारा दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। और यहाँ पर जो एक वस्तु रखा गया, ठीक है। और ये वस्तु का प्रतिबिंब जितना, जैसे मान लीजिए ये दर्पण के सामने यदि 4 मीटर पे है, कितने मीटर पे है, 4 मीटर पे, तो दर्पण के पीछे भी जो है कितना मीटर पे बनेगा, 4 मीटर पे बनेगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान देना है अच्छे से। तो क्या क्या हम दर्पण में सीखे, समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में सीखे पहला चीज कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु रखा जाता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। पर वस्तु जिस आकार का होता है वही आकार का प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए 10 मीटर का यदि वस्तु है तो 10 मीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। और कभी कभी आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा पूरा फिगर देखने के लिए, पूरा फिगर देखने के लिए दर्पण कितना बड़ा होना है। समझ में आ गया। पूरा फिगर देखने के लिए हाफ का दर्पण होना चाहिए, यानी 10 मीटर का यदि आपका मतलब कोई चीज देखना है तो 5 मीटर का जो है आपके दर्पण होना चाहिए। यानी क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए कि पूरा फिगर देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए, तो आपको जवाब देना है कि हाफ, किसी चीज का हाफ। समझ में आ गया। वो अलग मैटर है कि दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा कितना नहीं बनेगा, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम इतना जो समझना था मुख्य रूप से वो हम समझ चुके हैं। आगे जो हमारे हैं, देखिए यहाँ पर आपको बहुत आकर्षक फिगर दिख रहा होगा। एक लड़की आपको दाएं हाथ से अपने शीशा को साफ कर रही है। कौन सा शीशा आपके सामने दिख रहा होगा, समतल दर्पण का शीशा है, और इसको क्या कर रही है, साफ कर रही है। लेकिन आपको जो फिगर में है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये लड़की का ये जो हाथ है ये हाथ बायां हाथ है, जबकि ये हाथ आपको दिख रहा है कौन सा है, दायां है। लेकिन ये जो हाथ आपको दिख रहा है ये आपको बायां महसूस हो रहा होगा, और ये जो हाथ है ये आपको दायां महसूस हो रहा है। तो दायां चीज आपको बायां महसूस होता है, यही चीज था। दूसरा है यहाँ पे कि समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए, अभी आपको देखे लिए। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में क्या आता है, यानी सैलून में या ब्यूटी पार्लर में क्या आता है। तो सैलून में और ब्यूटी पार्लर में समतल दर्पण का उपयोग बहुत कम किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वैसे किया जा सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में कि सैलून में हम कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपको समतल दर्पण नहीं बल्कि अवतल दर्पण आपको आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण का आंसर होना चाहिए। यदि अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं रहे तो इस सिचुएशन में हम मारेंगे समतल दर्पण में। समझ में आ गया। यदि अवतल दर्पण नहीं रहे तब, अवतल दर्पण यदि ऑप्शन में है तब आपको आंसर किसका बनाना है, अवतल दर्पण। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगला है कंसेप्ट है कि गोलीय दर्पण किसे कहते। तो हम आपको पहले बताया दर्पण 2 प्रकार का, एक समतल दर्पण एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण हम पूरा पढ़ चुके हैं।
अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र यानी कि मोड़ा हुआ होता है और दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रीय होता है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है या बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। दो तरह के दर्पण। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपको दिख रहा होगा गोलीय दर्पण। ये जो हमारा है ये गोलीय दर्पण है ना। ये हमारा क्या है, ये एक गोलीय दर्पण है, समझ गए। ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है, दिख रहा है आपको। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है और गोलीय दर्पण कहलाता है। ये आपको परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर हम गोलीय दर्पण के बारे में एक एक जो इसके बीच में जो पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको एक एक समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझिए, गोलीय दर्पण जो है एक गोले यानी कि गोला का भाग होता है, समझ गए। और इसी में से यहाँ से काट दिया जाता है। जब इसको काट दिया जाता है तो एक भाग ये बन जाता है और एक भाग ये बन जाता है। किसी भाग को जो है अंदर की तरफ करता है, मतलब कले किया जाता है, और किसी भाग पर जो है बाहर की तरफ कले किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो जब बाहर की तरफ कले हुआ, बाहर की तरफ कले हुआ तो ये बन गया आपको कौन सा दर्पण। जब बाहर की तरफ जब कले होगा तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर की तरफ उभरा हुआ है। और जब अंदर की तरफ जब आप कले किए करते हैं तो ये बन जाएगा आपको उत्तल दर्पण। अंदर की तरफ जब आप कले करते हैं तो क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। आगे समझ में। अब यहाँ पर जो है ये आपको दिखाया गया है। इसका देखिए, इसका जो हम बात करेंगे तो ये हमारा एक केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। अब ये जो केंद्र है यहीं पर यह कह रहा है कि ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ जो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ इसमें दिखाया गया है, इसका जो बीच वाले जो भाग है इस भाग को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। यानी ध्रुव को प्रायः हम पी अक्षर से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव हमारा पूरा क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो एक और फिगर में आपको हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारा दर्पण है और ये दर्पण का जो है बीच वाले जो भाग होता है, ये बीच वाले भाग, यही बीच वाले भाग आपको क्या कहलाता है, ध्रुव कहा जाता है। और ये ध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो आपको अब पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाले एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण था, ठीक है, इस गोलीय दर्पण में जैसे ये केंद्र होता है, ये केंद्र से यहाँ तक के जो दूरी होता है, इस दूरी को आप जानते हो कि वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं। केंद्र से और वृत्त के परिधि तक के जो मिलाने वाली होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली जो रेखा बना ना, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सेंटर था और सेंटर से यहाँ तक जो मिला है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से। और ये जो हमारा अक्ष हुआ जिसको हम व्यास बोलते हैं, और यही व्यास हमारा जो है यहाँ पर क्या चीज का काम करेगा, ये व्यास हमको काम करेगा मुख्य अक्ष का। किसका काम करेगा, क्या हम कहेंगे ये व्यास को, तो मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। और वक्ता केंद्र, तो वक्ता केंद्र तो आपको पहले ही बता दी, यही हमारा वक्ता केंद्र जिसको हम सेंटर कहते थे वृत्त में। यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं,
सी से, यानी सेंटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। आगे समझ में। अब आगे है आपका वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या आपको समझा चुके पहले ही। वक्ता त्रिज्या ये हो गया, यानी यहां से यहां तक की दूरी। पूरा क्लियर समझ में आ गया। अब यहां पर बात आता है द्वारक किसको कहेंगे। मेन पॉइंट है द्वारक। तो द्वारक जो होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये जो गोलीय दर्पण है, इस भाग को हम काट दिए। तो इस भाग को जो हम काट दिए, तो ये जो हमारा भाग है, जैसे ये हमारा है ना, तो ये जो दूरी होता है ना, इसको माना जाता है नगन, यानी कि सीधा माना जाता है। जब आप प्रूव कीजिएगा 1/f इक्वल टू, यानी दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u या 1/v माइनस 1/u, यानी दर्पण का सूत्र, उस सूत्र को जब हम प्रूव करेंगे तो उसमें आपको माना जाता है कि द्वारक जो होता है हमारा वो नगन, यानी कि ये जो इसके बीच की जो दूरी होता है ये नगन माना जाता है। तो यही जो दूरी है ना, ये जो दूरी, इसी दूरी को हम द्वारक, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी ये जो हमारा दूरी हुआ दर्पण का, जैसे ये दर्पण का दूरी हुआ, तो ये जो दूरी है यही दूरी हमारा द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वारक। समझ में आ गया। तो कोई भी हमारा गोलीय दर्पण हो, जैसे ये गोलीय दर्पण हुआ और यहां से यहां तक जो दूरी हुआ, जैसे ये m, ये n और m के तक के जो दूरी हुआ, जैसे ये यहाँ पर m और n है, यही दूरी हमारा क्या कहलाएगा? तो द्वारक कहलाएगा। पूरा क्लियर समझ में आ गया द्वारक किसको कहेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? आगे हमारा क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस तो हम समझ ही चुके हैं, जो है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, बिंदु का गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कुल मिला के ये समझे कि हमारा ये जो केंद्र, जैसे ये दर्पण का जो है, मान लीजिए कि ये केंद्र है, ठीक है, और ये ध्रुव हो, यानी ये पी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के जो हाफ दूरी होता है, ये हाफ दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, यानी मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। समझ में आ गया। तो जो हमारा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या के आधा हमारा फोकस कहलाता है। त्रिज्या के आधा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हमारा सूत्र भी है R इजकल टू 2F। सूत्र क्या है? R इजकल टू 2F। क्लियर समझ में आ गया? R इजकल टू 2F। R इजकल टू 2F का मतलब होगा कि फोकस का दुगुना हमारा त्रिज्या होता है। फोकस का दुगुना क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये पूरा क्लियर समझ में आ गया। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इससे अक्षर F से सूचित करते हैं। ये अभी फार्मूला भी आपको बता चुके हैं कि R इक्वल टू 2F होता है। यही यहाँ पर लिखा गया है कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। हम इससे संबंध ऐसे लिखा सकते हैं R इक्वल टू 2F। अब यहाँ पर यह है कि परावर्तक पृष्ठ पॉलिश किया हुआ है अवतल दर्पण, ये आपको दिखाया गया है कि अवतल दर्पण हम कैसे करते हैं। तो अवतल दर्पण हमारा ये है, यानी कि इसको बाहर की तरफ कले किया है तो ये हमारा अवतल दर्पण होता है। समझ गए? ये चीज़ आपको यहाँ पर फिगर है। अब यहाँ पर है आपको कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम है। यानी क्या क्या नियम है अवतल दर्पण को हम, ये हम नियम, कुछ नियम है, इस तरह का हम इसको नियम को पढ़ेंगे। यहाँ पर कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। यानी इसका मतलब क्या समझे कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें, जैसे ये हमारा दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जो है एक किरणें आती है और ये किरण जो है कहाँ वापस होती है, तो एफ पर वापस होती है। कहाँ वापस होगी, एफ पर वापस होगी। समझ में आ गया, कहाँ वापस होगी, एफ पर। तो इसी को हम हमारा नियम यही कहता है कि हमारा वापस जो होती है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जो है कहाँ वापस होगी, तो हमारा फोकस के होते हुए वो गुजरेगी। अगला नियम यह है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। यानी अगला नियम आपको ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हमको, यहाँ से हम क्या किए, एक रेखा को गुजारे, किसर एफ से होते हुए एक रेखा को गुजारे। तो एफ से होते हुए एक रेखा यदि गुजरती है तो ये जो वापस जो लौटेगी ये वापस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। किधर चली जाएगी, ये हमारा मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष के हमारा समांतर ये रेखा चली जाएगी। यानी परावर्तन के बाद, समझ में आ गया, परावर्तन के बाद किसके समांतर चली जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम कहता है। तीसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। यानी तीसरा नियम आपको ये कहता है कि हमारा यदि, जैसे ये हमारा केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। यदि केंद्र के होते हुए कोई किरण जाती है तो ये केंद्र के इसी दिशा में फिर क्या होती है, वापस आ जाती है। यानी जिस दिशा में केंद्र के होते हुए गई है उसी दिशा में क्या होगा, वापस आ जाएगी। तो 3 नियम आपको समझ में आ गया। चौथा नियम आपके सामने है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के से तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। आपतित किरण परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। यानी सभी इसमें परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। यानी कुल मिला के ये समझना है, ये जो हमारा आपतित होती है मुख्य अक्ष पे, तो यहाँ पर ये जो हमारा मुख्य अक्ष है ये हमारा अभिलंब के काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है, अभिलंब का। तो ये बन जाता है आपतन कोण। जैसे ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री पर ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाती है। समझ गए, यही नियम कहता है कि अवतल दर्पण का यदि मुख्य अक्ष पर क्या हुआ, परावर्तित होता है, कि मुख्य अक्ष के ध्रुव पर यदि परावर्तित होती है, तो ध्रुव पर जब ये परावर्तित होगा तो ये परावर्तन के नियम से जितने डिग्री जो है मुख्य अक्ष से बनाती है कोण आपतित किरण, उतने ही डिग्री पर परावर्तित हो जाती है। उतने ही डिग्री पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। पूरा क्लियर समझ में आ गया। अगला नियम है आपको कि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियां के लिए बने प्रतिबिंब। इसका छोटा सा कंसेप्ट आपको हम देना चाह रहे हैं। इतना बड़ा समझने में आपको ज़्यादा याद करने के, लिखने के लिए आपको फेयर बनाने के लिए इतना आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए छोटा सा पॉइंट आपको दे रहा है जिससे आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा ये जो फिगर आपको 6 को दिख रहा है, 6 फिगर आपको आसानी से समझिए तो सेकंडों में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये है कि हमारा जहां पर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, प्रश्न में फोकस हो, क्या हो, फोकस हो, तो आंसर में आपको देना है, आंसर में क्या देना है, अनंत देना है। और बाकी जैसा प्रश्न जो शब्द आपको प्रश्न में दिया हो सेम वही शब्द को उतार देना है। सिर्फ आपको फोकस के जगह पे अनंत कर देना है। ठीक उसी तरह से जैसे फिर अनंत रहेगा तो आपको इसी चीज को फोकस में बना देना है। क्या बना देना है, फोकस लिख देना है।
और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जैसे कहने का मतलब है, आपको ऐसा कहा जाए, यदि किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो तुरंत आपको जवाब होना चाहिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब यहाँ पर बात ये आया कि प्रतिबिंब अनंत बनेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब फोकस बनेगा तो क्या होगा। तो आपको दिमाग में तुरंत बैठ जाना है कि प्रतिबिंब जब अनंत बनेगा तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा। यदि फोकस पर बनेगा तो इसका मतलब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। जब फोकस पर बनेगा तो छोटा बनेगा, यानी आंसर में जब फोकस की चर्चा होगा तो छोटा का होगा, और आंसर में यदि अनंत की चर्चा होगा तो बड़ा की चर्चा होगा। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति में जो है प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कब, तो जब ध्रुव की बात किया जाए। किसका बात किया जाए, ध्रुव की बात किया जाए तो प्रतिबिंब उस स्थिति में काल्पनिक बनती है, और जब काल्पनिक बनती है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होती है। क्या होता है, वस्तु से। सिर्फ अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है वस्तु को काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के बावजूद भी जो है प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। बाकी कोई ऐसा दर्पण नहीं है जो काल्पनिक बनाता हो और वस्तु से बड़ा बनाता हो। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है और जवाब देने वाला है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट सब समझना था, जो समझ चुके हैं इसको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अनंत पर जब वस्तु को रखा जाएगा तो अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु पर फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब केंद्र पर रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा। अच्छा, आपको यदि क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि कुछ इस तरह का, यदि वस्तु को हम फोकस और केंद्र, फोकस और केंद्र के बीच रखते तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहिएगा सर आप तो केंद्र तो नहीं बताए थे। तो जी हाँ, केंद्र तो नहीं बताए थे, लेकिन फोकस तो बताए थे ना। हम क्या बोले थे, फोकस रहेगा तो चेंज करेंगे, बाकी किसी में चेंज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। फोकस और केंद्र के बीच यदि वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच, क्योंकि फोकस को हमको चेंज करना है, केंद्र को तो चेंज नहीं करना है। तो आप कहेगा सर यदि सिर्फ कहा जाए कि वस्तु को केंद्र पर ही रखा जाए तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो आपको हम क्या बोले थे कि फोकस रहेगा तो केंद्र करेंगे, केंद्र रहेगा तो फोकस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन केंद्र का तो बात हम नहीं किए थे। फोकस रहेगा तो अनंत और अनंत रहेगा तो फोकस, केंद्र का हमको कोई चर्चा नहीं किए थे। तो इसका मतलब हुआ कि केंद्र में जब पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो केंद्र में जब हम पूछे तो इसका मतलब केंद्र पर ही बनेगा। और जब कहीं पर वो गया नहीं, केंद्र जहां वस्तु रखा गया तो वहीं पर प्रतिबिंब बना, इसका मतलब वस्तु के बराबर बनेगा। कैसे बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया। तो कहा जा सकता है कि अवतल दर्पण के कौन सा स्थिति में बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के बराबर आकार के प्रतिबिंब बनता है, तो ये होता है केंद्र के स्थिति में, कि वस्तु को केंद्र पर रखा जाएगा। पूरा क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सी तथा एफ, यही बात हो गया। एफ पर पी तथा एफ के बाद ये टोटल फिगर आप चाहे तो एक एक करके नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, अवतल दर्पण का हम उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। पहली चीज यदि हम इसमें देखते हैं तो अवतल दर्पण को जो है सामान्यतः टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, वाहनों के हेड लाइट में करते हैं। ध्यान रखिएगा, हेड लाइट लिखा हुआ है, साइड मिरर नहीं लिखा हुआ है। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है। साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं,
उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हेडलाइट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दंत विशेष अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों दांतों का बारह प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी ऐसे समझिए, जितने भी डॉक्टर होते हैं, चाहे नाक का हो, कान का हो, दांत का हो, ये सभी डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि इसको छोटा आकार नहीं देखना है, इसको छोटा से बड़ा आकार की तरफ देखना है, तब ना आपको इलाज करेगा। और छोटा ही दिखाई देगा तो फिर आपको देखेगा कैसे? इसलिए छोटा से क्या करेगा, बड़ा आकार देखे, उसको देखना है। तो बड़ा आकार देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। तो इसलिए जितने भी डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इन्हें प्रायः चेहरा देखने में प्रयोग किया जाता है। चेहरा देखने में यानी घर में जो आप प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं? अवतल दर्पण को नहीं, समतल दर्पण को। नाक तो बड़ा देखने लगेगा ना, मुंह बड़ा देखने लगेगा, बड़ी अजीब नहीं लगने लगेगा। इसलिए घर में चेहरा देखने के लिए नहीं, चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में प्रयोग किया जाता है। उससे पहले आपको बताए थे ना, जहाँ पर समतल दर्पण का प्रयोग बता रहे थे। तो इसका मतलब हुआ कि सेविंग, यानी कि अब सेविंग में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसे मेरा देखिए, मेरा ये मान के दाढ़ी है, और जब हम इसको सैलून में जाएंगे, जब हमारा दाढ़ी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, तब ना इसको बचेगा नहीं, सब इसको काट देगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए छोटा छोटा चीज़ को बड़ा दिखा देता है दर्पण में, ताकि इसको सेविंग करने में आसानी होता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन कहेगा, सौर भट्टियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का कंसेप्ट हमारा यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। फिर हम अब पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण। अब हम लोग पढ़ने वाले उत्तल दर्पण, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, यानी कहने का मतलब है, जब हम इस दर्पण में हम देखते हैं, देखिए ये दर्पण है ना, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये हमारा जो है, ये सामने का भाग है, समझ गए, और ये हमारा ये पिछले का भाग है, यानी पीछे का भाग है दर्पण का। और अंदर में क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। उत्तल दर्पण का ये चित्र हुआ। जब इसके हम पॉइंट पर आते हैं, तो पॉइंट यहाँ पर ये है एक उत्तल दर्पण में, जो हम फिगर में हम बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उसको अपसरित किया, मतलब उत्तल दर्पण को अपसरित दर्पण भी कहा जाता है, और अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है, और उत्तल दर्पण को अपसरित दर्पण भी कहा जाता है। फिर दूसरा कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम इसी बात। फिर कह रहे उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है, जैसे हम दर्पण में अवतल दर्पण में पढ़े थे, सेम वही बात। फिर उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख अक्ष से समान कोण बनाती है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। यानी सेम वही बात जो हम मतलब अवतल दर्पण में पढ़ चुके हैं। फिर वही बात कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे तो यही P तथा F के बीच बनेगा। सेम पॉइंट वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पर ये रहेगा कि उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आपको आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है?
आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहेगा कि अवतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा छोटा, और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। जबकि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब, यानी आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। वही दिखाया गया आरेख कि किरण अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, जब अनंत और दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे पी के बीच तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग में मुझे दिख रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। वाहनों का मतलब जो गाड़ियों में जो साइड मिरर में देखते होंगे कि साइड मिरर में लगा हुआ रहता है, ऐसे दर्पण जो पीछे के वस्तु को देखने के लिए यही हमको ये लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे दृश्य यानी पीछे के वस्तु को दिखाई दे सके, वाहनों को देख सकते। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ड्राइवर को अपने पीछे की बड़े क्षेत्र को देखने में क्या करता है, समर्थ बनाता है। यानी बहुत पीछे वस्तु को देखो आसानी से देख पाते हैं। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना। ये देखिए दर्पण, ये जो आपको गाड़ी में लगा हुआ है, देखिए ये गाड़ी में आपको क्या है, उत्तल दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है और पीछे यहाँ पर आपको गाड़ी में आपको दिख रहा होगा। देखिए ये हमको ये उत्तल दर्पण हो गया, है ना। और ये उत्तल दर्पण में हमको देखिए ये पीछे में जो गाड़ी आपको है ये आसानी से वस्तु को क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये हमको उत्तल दर्पण की खासियत है। इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है। टेलीस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम है। तो 3 उपयोग हम जान गए। इसके बाद कह रहे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी हम कुछ फिगर के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का मतलब यहाँ पर हम कुछ इस तरह का समझने का प्रयास करते हैं जो आसानी से समझ लेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। देखिए ये हमारा जो गोलीय दर्पण है ना, ये दर्पण का जब हम नीचे की भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नीचे के जब भाग जाएंगे तो ये हमारा दूरी निगेटिव होगा। नीचे की भाग क्या होगा, नेगेटिव, और ऊपर की भाग हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे आप पढ़े होंगे मैथ में, और नहीं पढ़े तो जान लीजिए, ये जो भाग होता है, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेम इसी तरह से इसमें भी जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं, ये जो हमारा भाग हुआ, ये हमारा पॉजिटिव भाग हुआ, यानी इधर की तरफ यदि हम वस्तु मापते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ, और यदि हम इधर की तरफ जो यदि हम वस्तु मापते हैं तो ये हमारा नेगेटिव हुआ। इधर मापेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, और इधर मापेंगे तो हमारा नेगेटिव हुआ। ऊपर की तरफ मापेंगे तो पॉजिटिव हुआ, नीचे की तरफ मापेंगे तो नेगेटिव हुआ। बस इतना ही पॉइंट हमको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अब यही बात कहता है। अब यहाँ पर समझेंगे, कहेंगे कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव की ओर यदि हम आपतित किरण जाती है, जैसे आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां प्लस होती है। जैसे मान के चलिए आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और इसी दिशा में यदि हम दूरी माप रहे हैं, ये दूरी हमारा प्लस होगा। और यदि आपतित किरण के विपरीत दिशा में यदि हम दूरी माप रहे हैं तो ये माइनस होगा। समझ में आ गया। तो आपको कहा जा सकता है कि दूरी कहाँ से मापी जाती है, कोई भी दूरी तो ध्रुव से मापी जाती है।
ध्रुव से हम डिसाइड करते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है। समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? और इतना ही को समझने में परेशान होते हैं बच्चे। और ये इसी चीज़ को जो है इसको फिगर के द्वारा लिखा गया है। और डैट दी जो आपको 5 को पॉइंट लिखा गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब आपको दिखाया गया है। बाकी आपको समझने में तो कोई कठिनाई हुआ नहीं। फिर इसके बाद दर्पण का सूत्र है यहाँ पर, जो आपको पहले ही बताए थे। यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v हमारा क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? तो वस्तु की दूरी है। f क्या है? तो हमारा फोकस दूरी है। लेकिन ध्यान देना ये है, u जो होता है ये हमेशा वस्तु की u मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है हमेशा। और ऋणात्मक होता क्यों है? तो ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि u जो होता है हमारा हमेशा दर्पण के आगे रखा जाता है। तो जब हमेशा दर्पण के आगे रखा जाएगा तो हमको यहाँ से ध्रुव से मापना है, तो इधर की तरफ मापेंगे दूरी। तो जब इधर की तरफ मापेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? माइनस में होगा। इधर हम वस्तु नापेंगे तब न प्लस होगा, और इधर जब होगा वो प्रतिबिंब बनता है। इधर जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा क्या होगा? प्लस होगा। समझ गए? तो उत्तल दर्पण में जो हमारा वस्तु की दूरी होता है वो हमारा निगेटिव होता है, और अवतल दर्पण में भी वस्तु का दूरी निगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी दर्पण हो, वस्तु का दूरी यदि हम बात करते हैं तो हमारा ऋणात्मक होगा। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो धनात्मक कब होता है? जब दर्पण के पीछे बनता है। ऋणात्मक कब होता है? जब दर्पण के आगे बनता है। ये लेकिन हम समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होता है। समझ में आ गया? आगे है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिसमें ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है क्या वर्धन, कि ये समझा जाता है कि प्रतिबिंब या वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी लंबाई वो कितना गुना बड़ा है या छोटा है। और इस तरह का हम यानी m बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एक फार्मूला ये होता है यानी HI बटा HO, यानी HI का मतलब हो गया इमेज, HO का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। और एक फार्मूला होता है ये आवर्धन बराबर -v बटा u, यानी कि माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो कुल मिला के एक फार्मूला ये निकल के आ जाएगा HI बटा HO और बराबर -v बटा u। तो आपको इस तरह का फार्मूला जो है याद करके रखना है। यही कह रहे हैं यदि m बराबर हो जाए 1 का तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। कभी कभी आपको इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवर्धन का मान यदि 1 के बराबर हो जाए तो प्रतिबिंब किस तरह का होगा? तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होगा। यदि m का मान जो है 1 से बड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। यदि m का मान 1 से छोटा हो जाए तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर एक तरह का और आपसे पूछा जाएगा दर्पण से रिलेटेड कि m के मान यदि 1 से छोटा हो जाए तो कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। क्यों उत्तल दर्पण होगा? कारण क्या है? तो क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जब ये 1 से छोटा m के यानी आवर्धन का मान हो जाता है इसका मतलब छोटा प्रतिबिंब बना, और छोटा प्रतिबिंब बना तो इसका मतलब हो गया कि ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। यदि 1 के बड़ा हो गया तो ये अवतल दर्पण होगा। कोई ऐसा दर्पण नहीं है जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना दे अवतल दर्पण का छोड़ के। इसीलिए जब ये 1 से बड़ा मान हो जाए आवर्धन का तो ये दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। समझ गए? और जब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण भी और समतल दर्पण भी। यही कह रहा है कि बिंब की स्थिति को वह स्थान जहाँ वस्तु की रखा की गई हो, ये सब तो समझ गए। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आपको बताइए दिए हैं।
अब यहाँ से हम लोग समझेंगे अपवर्तन। यहाँ पर हमारा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की जब हम बात करते हैं, क्या है प्रकाश के अपवर्तन, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी पदार्थ में होता है। शीशा, वायु, जल क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। इसका मतलब हुआ कि ये जैसे मान कर चलिए कि ये हमारा क्या है, जल है, ये क्या है, जल है। जब ये यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा ये क्या होगा, आर पार हो जाएंगे। तो आर पार हो जाएंगे तो ये सीधा जाना चाहिए, ये क्या जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। ये सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा नहीं जाती है, ये क्या होता है, थोड़ा इधर मुड़ जाती है ना, या थोड़ा इधर आ जाती है। तो जब क्या होगा, सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा नहीं जाती है, वो या तो दूर चला जाएगा या फिर नजदीक आ जाएगा। तो इसी में हम दो तरह की बात होता है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। जब सघन से विरल में जाएगा तब तो किस तरह से प्रकाश मतलब व्यवहार करती है, और जब विरल से सघन में जाएगा तब किस तरह से व्यवहार करती है, ये दोनों हम एक एक करके व्याख्या करके समझने का प्रयास करेंगे। तो समझ में आ गया सबसे पहली बात कि अपवर्तन जो है सिर्फ पारदर्शी पदार्थ में होती है। कौन से पदार्थ में होती है, पारदर्शी पदार्थ में होती है। और जो विचलन होते हैं वही विचलन को अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। यानी प्रकाश के चाल में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, या तो दूर भाग जाता है या तो नजदीक आ जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जैसे हम परावर्तन के दो नियम पढ़े थे उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। एक होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे, सेम ऐसे ही। फिर इसके बाद जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ पर है स्नेल का अपवर्तन नियम, यानी सेम उसी नियम को जो है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों में सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का क्या होता है, अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यानी स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह है कि प्रकाश के ये किरण है, आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये प्रकाश की किरण है। और ये यहाँ पर देखिए यही हुआ आपतन कोण की जया, यानी ऐसे सूचित करते हैं। ये हमारा परावर्तन कोण की जया हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान दीजिएगा, गौर से अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आपको ये सीधा जा रहा है, ये प्रकाश सीधा जा रहा है ना, लेकिन ये सीधा नहीं जाती है, ये सीधा नहीं जाती है। अब ये क्या हो गया, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये हमारा वायु जो था ये विरल माध्यम था, कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम। सघन का मतलब देखिए, विरल मतलब क्या हुआ, बेटा बिगड़ गया है। अब बेटा जब बिगड़ जाता है इसका मतलब क्या होता है, बात मानता है ना मानता है, कहेंगे रे बेटा इधर सुनो तो भागेगा उधर, है ना, बिरल जाएगा। बिरल मतलब बिगड़ जाना। और जब ये बिगड़ता है तो क्या होता है, भागता है। और जब बच्चे संस्कारी होता है तो कहते हैं बाबू इधर आओ, तो तुरंत एक लोटा पानी लेकर देगा। तो सघन मतलब हुआ संस्कारी, सघन मतलब क्या हुआ, संस्कारी बच्चे आपका है। और बिरल मतलब होगा बिगड़ा हुआ, बेकहल बच्चे हैं। तो जब ये बेकहल बच्चे हैं तो हमेशा भागते रहेगा, दूर भागते रहेगा।
और जब ये संस्कारी बच्चे रहेगा तो आपको पास आके बैठेगा। तो सघन मतलब हो गया वायु, क्या हो गया वायु से कांच, तो कांच हमारा हो गया सघन माध्यम। और जब ये सघन माध्यम हुआ तो क्या हुआ, सट जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब की ओर सट जाएगा। अब जब ये आपको सघन से फिर आपको विरल में प्रवेश किया, अरे हम बात तो मानेंगे इसका, वो क्या करेगा, भाग जाएगा। तो जब ये अभिलंब यहाँ था, अब अभिलंब से क्या किया, दूर भाग गया। जब ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ कहने की अब आवश्यकता नहीं है, वही कह रहे सघन माध्यम, वह माध्यम जिसका अब अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं, सघन मतलब घने होते हैं, और विरल मतलब दूर दूर होते हैं। कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। और इस माध्यम के कणों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। घनत्व जो है कम हो, जब ये घनत्व कम होगा तो एक कण दूसरे कण जो है थोड़ा सा दूर ही होगा। जिस माध्यम का सघन और विरल होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम की अपेक्षा अधिक सघन है और अधिक विरल है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का है, अपवर्तन का मतलब एक चीज और समझना है। अपवर्तन का मतलब होना समझना है धोखा देना। क्या, धोखा देना। कहिएगा कैसे भाई, क्या धोखा दे दिया हमको? तो देखिए आपके सामने जो एक लेकर आया है, देखिए यहाँ पर आपको एक गिलास दिख रहा है ना, गिलास दिख रहा है ना, गिलास में पानी आधा भरा हुआ है। अब पानी में हम दे दिए एक पेंसिल। देखिए सीधा पेंसिल है बाबू, ये पेंसिल क्या है, सीधा है। लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि पेंसिल मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है ना, दिख रहा है ना, टेढ़ा दिख रहा है ना पेंसिल। तो ये किसका कारण है, तो अपवर्तन के ही कारण है। किसका कारण है, अपवर्तन के कारण है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग था वो वायु था, और वायु से गया कहाँ पे, पानी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला भाग वायु है, अब वायु से गया है पानी में। तो जब ये वायु से गया पानी में, यानी माध्यम दो हो गया। तो जब ये दो हो गया तो भाई ये अपवर्तन क्या काम करेगा, अपवर्तन के काम करेगा। यानी कि ये जो पेंसिल था, अब बच्चे को ये पेंसिल दिखाएंगे कि ना, हाँ ना, हम टूटा हुआ पेंसिल नहीं लेंगे। लेकिन बेचारा को क्या पता है कि यहाँ पर अपवर्तन का धोखा आपको दिला रहा है। सिर्फ देखने में धोखा है, रियल में धोखा नहीं है। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पर, और बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चे क्या खुश हो जाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो है, ये 1 रुपया का सिक्का जो है ये पानी में है, लेकिन ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपके घर में भी बाल्टीन होगा, बाल्टी का जो पेंदी होता है, ये पेंदी उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उठा हुआ प्रतीत किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। उसमें सिक्का जब डालिएगा तो सिक्का भी आपको उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये भी किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। ये सब पूरा स्पष्ट आपको लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा तो पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आप जो है नोट करते जाइए अच्छे से, है ना। अब यहाँ पर करें गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब जो है लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका 1 या 2 पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उत्तल लेंस वह लेंस जिसके दोनों बाहरी पृष्ठों पर उभरा बाहर की ओर, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभरा बाहर की ओर। जैसे देखिए ये हमारा जो है उत्तल लेंस हो गया। ये क्या हो गया,
उत्तल लेंस। यानी ये हमारा क्या, दोनों बाहर की तरफ जो है उभरा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, बीच में इसका मोटाई ज़्यादा होता है और साइड में इसका मोटाई जो है कम होता है। समझ गए। और इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये भी आपको कई बार पूछा गया कि उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें को अभिसारित कर देती है। क्या कर देती है? अभिसारित कर देती है। फिर करें अवतल लेंस, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर अवकृत होते हैं, जैसे इस तरह का देख रहे हैं, इस तरह का। ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यानी इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। पूरा क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है अंदर की ओर इसका जो है बीच का भाग जो है पतला होता है और साइड के जो भाग होता है वो जो है मोटा होता है। सेम उसी तरह से काम होगा। इसमें 2 फोकस होता है, 2 केंद्र होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पृष्ठ से बना हुआ है। जैसे देखिए 2 पृष्ठ से बना हुआ है ना, तो इसीलिए 2 फोकस होगा, 2 केंद्र होगा। फिर यही द्वारक, पतले लेंस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, सब एक एक करके जो है आप इसको लिख सकते हैं और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 2 केंद्र बताए दिए थे। ये सारा चीज़ यही है जो आपको अवतल दर्पण यानी दर्पण के में है, जो आपको हम पढ़ाए हैं। गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी, वही चिन्ह परिपाटी भी आपको सेम है, कुछ नहीं करना है। और वही आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस कैसे करते हैं, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। यानी उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है। इससे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। किसे? तो उत्तल लेंस को, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यही आपको 2 नियम हैं। और यहाँ पर आपको कुछ रंग के रूप में दिखाया गया है, जिसमें प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला, और इसी को द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंगों को मिलने से जो है द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। जैसे R+G जो होगा Y होगा, R+G क्या होगा? Y होगा। जैसे यहाँ पर देखिए R+G, तो R और G के बीच में जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R यहाँ पर है, R और G के बीच में जो है क्या आया? Y, यानी कि ये लो, ये क्या हुआ? R और G को मिलाएंगे यानी लाल रंग देंगे और हरा रंग देंगे यानी ग्रीन, तो हमको ये रंग जो उत्पन्न हो जाएगा वो पीला रंग बन जाएगा। कौन सा रंग बन जाएगा? पीला रंग बन जाएगा। इसी तरह से लाल रंग देंगे और नीला रंग देंगे तो हमको मैजेंटा रंग बन जाएगा। समझ गए। इसी तरह से हरा रंग देंगे और नीला रंग देंगे तो ये हमको पीकॉक नीला बन जाएगा। तो यही हमारा सब नियम है। ये देख लीजिएगा, फिगर को अच्छे से उतार लीजिएगा। अब यहाँ से जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे, तो आगे की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। यानी कुल मिलाकर आपको 15 क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, और कुछ इसका हम बता दे रहे हैं टिप्स कैसे कैसे क्या करना है। और इसके बाद जो है अगले क्लास में हम जब आएंगे तो अगले क्लास में टोटल क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को मिलाना है अपने कॉपी से, क्या हम जितने क्वेश्चन था वो हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपको पहले ही बता चुके हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य के बना कोण क्या कहलाती है? उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये सारा क्वेश्चन जो है एक एक करके आपको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो है इसको आराम से आप घर पे बनाइए। अब बनाने के बाद जो है जब अगले क्लास में जब हम आएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आप अपने कॉपी से मिलान कीजिएगा, देखिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ऐसा करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, कंसेप्ट का पूरा अच्छे से क्लियर किया होगा। और ऐसे ही वीडियो यदि आप देखना पसंद करते हैं, तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहला दायित्व तो आपको बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बगल में आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। और आप तो लाइक कर ही दिए होंगे वीडियो को, क्योंकि आपको
इस तरह का वीडियो दूसरे चैनल पर मिलने वाला नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाते रहे। जय हिंद, जय भारत।